तो हाँ बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 और आज हम सीखेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यूनिट एंड डायमेंशन में। तो कल कुछ बेसिक लेक्चर्स हो चुका था। बेसिक में आपने लेक्चर नंबर 1 में सीखा था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, कितने टाइप की होती हैं। डिपेंडेंसी के बेसिस पे दो टाइप की आपने बताई थी, फंडामेंटल्स और डेरिवेटिव। सेकंड, डायरेक्शन के बेसिस पे भी दो टाइप की होती है, एक आपने बताई थी स्केलर और एक बताई थी वेक्टर। फिर हमने स्केलर और वेक्टर के बारे में ना ज़्यादा डिस्कस करते हुए फंडामेंटल्स यानी कि मूल राशियां और विपन्न राशियों के बारे में डिस्कस किया। फिर आपको विमा बताई गई थी और कई सारी क्वांटिटीज की विमा निकालनी सिखाई। आज हम बात कर रहे हैं कि इस डायमेंशनल फार्मूले के यूजेस क्या होते हैं, तो एक एक करके सीखेंगे बच्चों। आइए, पहला होता है कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में परिवर्तित करना। तो आज हम तीन एप्लीकेशंस को डिस्कस करने वाले हैं और एप्लीकेशंस कैसी हैं जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक, पहली एप्लीकेशन है एक पद्धति के मात्रक को एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में परिवर्तित करना। तो वन to convert one system of unit to another system of unit। आइए, इसके लिए आपने एक फिजिकल क्वांटिटी ली है, आपने एक भौतिक राशि ली है। तो आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है यानी कि भौतिक राशि है और इस राशि की न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, मैं आपको चीजें और थोड़ा डिटेल में ले चलता हूँ। अगर मैं कहूँ कि कोई भी भौतिक राशि कितनी चीजों से मिलकर बनी होती है, तो आंसर है दो चीजों से। जैसे मैंने लिखा 3, तो आपको पता है कि ये 3 क्या है? लेंथ है, मास है, टाइम है, समय है, दूरी है, ये द्रव्यमान है। पर अगर हम इसके सामने ही केजी लिख दें या इसके सामने आप सेकंड लिख दें या इसके सामने आप मीटर पर सेकंड लिख दें, तो आपको पता चलेगा कि ये मास है यानी कि द्रव्यमान है, ये समय है और ये वेग है या चाल है। तो आपको ये पता चला कि कोई भी भौतिक राशि को डिफाइन करने के लिए बच्चों दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे आप परिमाण कहते हैं और दूसरा उसका मात्रक। ये उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा, और न्यूमेरिकल क्या वैल्यू, और उसके बगल में ये इसकी क्या लिखी हुई है, यूनिट। डन है क्या? तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक क्या, उसकी यूनिट। तो बताया मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड of any physical quantity is equal to numerical value into unit, numerical value into क्या, unit। तो आपको दो चीजें पता चल गई कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू क्या, यूनिट। अगर इन शॉर्ट आप इसे लिखना चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिखा जा सकता है, जरा ध्यान देना, p इक्वल टू स्मॉल n इनटू क्या। पर आइए थोड़ा सा और बात करते हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा आपका वेट कितना है, उसने कहा 30 kg। मैंने कहा ओके,
फिर मैंने थोड़े टाइम बाद उसी बच्चे से पूछा कि आपका वेट क्या है, उसने कहा 30,000 ग्राम। क्या दोनों बातें ही इक्वल है? बिल्कुल, ये दोनों ही बातें इक्वल है। पर क्या इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है? नहीं। क्या इनकी यूनिट इक्वल है? नहीं। पर इनका मैग्नीट्यूड आपस में क्या है? इक्वल है। इनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। क्लियर है? क्या बोला मैंने? एक बच्चे से पूछा कि आपका वेट क्या है, मास क्या है, तो उसने जनरली वेट तो m into g लिखते हैं, पर उसने मास के टर्म्स में बताया कि मेरा वेट 30 kg है। तो अगर उसका वेट 30 kg है, थोड़े टाइम बाद मैंने फिर से पूछा तो उसने कहा 30,000 ग्राम है। ये दोनों ही बातें इक्वल हैं, पर इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चों इक्वल नहीं है, और ना ही इनकी क्या यूनिट इक्वल है। तो ये आपको पता चला। तो यहाँ से एक फॉर्मूला पता चला कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड क्या रहता है? कांस्टेंट। यानी कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट लें आप में, उसका मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो फॉर्मूला निकल क्या है? n1u1 n2u2। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब इसी की बात करते हैं। आपने एक क्या ली है? फिजिकल क्वांटिटी, और उस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट सिस्टम में कितनी है? n1, और यूनिट कितनी है बच्चों? u1। अब सेकंड सिस्टम में हम जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यूनिट कितनी है? u2। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? n1u1 इज इक्वल टू n2u2। क्या कहते हैं आप सब? क्या कहते हैं? तो फिर n2 इक्वल टू क्या आ सकता था? जरा बताएं। n2 इक्वल टू आएगा n1u1 अपॉन क्या? u2। ऐसा लिखा जा सकता था। क्या लिख सकते थे? जरा ध्यान देना। n2 इक्वल टू n1u1 अपॉन क्या? u2। अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें कि डायमेंशन के टर्म्स में लिखना हो, तो आप डायमेंशन के टर्म्स में लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। अगर हम डायमेंशन के टर्म्स में लिखना चाहें तो इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन क्या होगा? तो आप लिख सकते हैं n1 d1 बराबर n2 d2। क्या कहते हैं? इसमें कोई दिक्कत? अगर इसको डायमेंशन के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे n1 d1 इज इक्वल टू n2 d2। अब आपके पास कन्वर्जन करने के लिए फॉर्मूला मैं डिराइव करके ला रहा हूं, उस फॉर्मूले को बहुत ढंग से आपको याद रखना है। आइए सीखते बहुत आसानी से। आपने एक कोई फिजिकल क्वांटिटी ले ली है, एक क्या है आपके पास? एक है भौतिक राशि। तो आपके पास एक क्या है? भौतिक राशि, और इस भौतिक राशि का विमा जो है, इस भौतिक राशि की क्या विमा? अगर हम बात करें इस भौतिक राशि की विमा क्या है, तो आपने ले ली m l, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। ओके, तो फिर इधर ध्यान दीजिए कि अगर फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं d1 इक्वल टू, फर्स्ट में लिख रहे हैं तो क्या आ जाएगा? m1 फर्स्ट में, l1 ओके, और क्या है? t1। पर पावर कितनी है? a b और क्या? c। अगर सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखना चाहें, यानी कि दूसरी पद्धति में इसका विमेय सूत्र लिखना चाहें, इससे तो पहली पद्धति में लिखा है, तो पहली पद्धति में इसका विमेय सूत्र लिखा है। डन। तो विमेय सूत्र अगर पहली पद्धति में लिखा गया है तो ये रहा। अगर आप इसे दूसरी पद्धति में लिखना चाह रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर हम दूसरी पद्धति में लिखना चाहें तो दूसरी पद्धति में क्या होगा? यानी कि दूसरी पद्धति में विमेय सूत्र की बात करें तो दूसरी पद्धति में विमेय सूत्र हो जाएगा बच्चों t2 इक्वल टू, आप ही बता दो, जहां 1 लिखा है वहां 2 लिख देना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या कहते हैं आप सब? यहां तक कोई दिक्कत है? तो फिर फर्स्ट सिस्टम में आपने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n1 ले ली है, तो दूसरे सिस्टम में n2 को फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? जरा बताएं। फॉर्मूला क्या होता था?
तो आपने फॉर्मूला सीखा N1T1 इज इक्वल टू N2D2, तो N2 इक्वल टू क्या आएगा N1D1 अपॉन क्या D2, क्या कहते हैं आप? तो अब वैल्यू की बारी है, D1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, D1 की वैल्यू D2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, एक फॉर्मूला फ्रेम होके आ जाएगा। क्या आएगा जरा ध्यान दीजिएगा, N2 इक्वल टू बच्चों N1, इससे क्या लिख सकते हैं M1 L1 T1 और यहाँ पावर A B C, ओके, और यहाँ क्या लिख सकते हैं M2 L2 T2 पावर क्या लिख सकते हैं A B C, ऐसा ही कुछ लिखा जा सकता है। अगर थोड़ा सा सॉल्व और करें तो रिजल्ट क्या आएगा N2 इक्वल टू N1 और यहाँ क्या आ जाएगा M1 अपॉन क्या M2 और पावर इसकी कितनी है A, तो लिख दिया, और यहाँ क्या आएगा L1 अपॉन L2 पावर कितनी है B, और यहाँ क्या आएगा T1 अपॉन T2 पावर क्या है C। तो आपके पास फॉर्मूला निकल आया N2 इक्वल टू N1 अंक बोले M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर क्या C। अब आप इस फॉर्मूले के बेस पे कुछ चीजें कन्वर्ट करते हैं, जैसे आपको कन्वर्ट करना है टू कन्वर्ट 1 जूल इक्वल टू हाउ मच टाइम, यानी कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, हाउ मच अर्ग, ऐसा लिखना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, ओके। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, आइए धीरे समझते हैं। बच्चों सबसे पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जूल किसकी यूनिट होती है, आंसर है वर्क डन की होती है। अगर ये वर्क डन की बच्चों क्या होती है यूनिट, तो इसकी डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। अब डायमेंशन कैसे निकालें, तो वर्क डन इक्वल टू यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, और बल क्या था इधर मैं लिखता हूँ, कार्य बराबर क्या था जरा बताएं, बल इंटू विस्थापन, और बल की विमा आप सब मुझे बताने की कोशिश करें, क्या आएगा mLT-2, और विस्थापन भी आपको सिखाई गई थी L। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो तो लेक्चर नंबर 1 देखिए, इधर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे कार की क्या निकलेगी mL²T-2, यानी क्या, अब कुछ नहीं करना बच्चों, अगर ध्यान दें इसमें फर्स्ट सिस्टम में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दी है 1, और दूसरे सिस्टम में आपको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या हुआ करता था बच्चों बताएं, N2 इक्वल टू फटाफट बोले N1, इधर क्या आएगा M1 अपॉन M2 की पावर A, इधर क्या आ जाएगा L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर क्या C, ओके। अब जब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे n की पावर कितना है 1 और यहाँ a है, तो यानी कि a की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ l की पावर b है तो यहाँ कितना है 2, तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी, और यहाँ t की पावर c है और यहाँ -2 है, तो आप यहाँ पे -2 रख दें, क्या कहते हैं। तो जैसे ही आप रखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा n2 इक्वल टू n1, इधर ध्यान दें m1 अपॉन m2 की पावर 1, यहाँ n की पावर a थी, यहाँ पर 1 थी, आपने लिख दिया। यहाँ क्या जाएगा L1 अपॉन L2 की पावर यहाँ b है और यहाँ 2 है, एक 2 लिख दिया, और यहाँ T1 अपॉन T2 की पावर यहाँ c है और यहाँ -2 है, आपने वो भी लिख दिया। अब जब ध्यान दीजिएगा ये बेसिकली आपको SI सिस्टम या SI बोले या MKS बोले, दोनों एक ही बात होती है बच्चों, एक्सटेंडेड वर्जन है। MKS का एक्सटेंडेड वर्जन SI होता है। इसका मतलब आपने यहाँ पे मास को यानी कि लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मेजर किया है। मतलब क्या बोल रहा हूँ, लंबाई को आपने मीटर में मापा है बच्चों, द्रव्यमान को आपने किलोग्राम में मापा है और समय को आपने सेकंड में मापा है, यानी क्या
पहले सिस्टम में आपने लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मेजर किया है। जबकि यहाँ ये सीजीएस सिस्टम में लिखा है, तो आपको पता चल गया यहाँ पर लंबाई को आपने सेंटीमीटर में, ग्राम को द्रव्यमान को ग्राम में और समय को आपने सेकंड में मेजर किया है। क्या कहते हैं आप सब? तो बहुत बढ़िया, आप बहुत ढंग से लिख सकते हैं बच्चों। पहले सिस्टम में मुझे बताएं मास को आपने किस में मेजर किया था? किलोग्राम में, तो आपने यहाँ किलोग्राम लिख दिया। अपॉन दूसरे सिस्टम में आपने ग्राम में मेजर किया था, ग्राम भी लिख दिया। कि पावर कितना आएगा? 1। अब पहले सिस्टम में लंबाई को आपने मीटर में मेजर किया था, अगर आपने मीटर में लिखा था तो यहाँ मीटर लिख दिया, और नीचे क्या होगा? सेंटीमीटर। क्या कहते हैं कि पावर 2। और टाइम को यहाँ सेकंड में मेजर किया है, यहाँ पर भी सेकंड में मेजर किया है, तो ये क्या आ जाएगा? सेकंड अपॉन सेकंड, सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -2। ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब आपको n1 की वैल्यू कितनी थी? 1। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू थी 1, आपने 1 लिख दिया। अब याद दिलाते हैं बच्चों, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? तो 1000 ग्राम होते हैं। और 1 मीटर में बच्चों कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पे लिख दिया, क्या आएगा? 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। यहाँ पे इससे एक आंसर, इससे एक आंसर, क्या आ जाएगा जरा बताएं। आपके पास रिजल्ट क्या आ चुका है? यहाँ 10 की पावर 3, क्योंकि कितने जीरो थे? 3। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2 का होल स्क्वायर। एक पावर के ऊपर पावर, पावर का बच्चों मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4 आ जाएगा। रिजल्ट कितना आया? 7। क्या कहते हैं आप सब? आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आइए एक क्वेश्चन के थ्रू और समझने का प्रयास करते हैं। अब आप सब फटाफट बताएंगे बच्चों। आपने एक क्वेश्चन लिया है कि 5 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 5 न्यूटन में कितने क्या होते हैं बच्चों? डाइन होते हैं। और ये 5 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे समझिए। सबसे पहले आपको जानना होगा ये किसका मात्रक है। तो जैसे ही बल न्यूटन लिखा तो आप समझ गए ये बल का मात्रक है। अगर ये बल का मात्रक है तो बल की विमा क्या होती है? आइए बल की विमा निकालते हैं। तो बल बराबर होता था द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान की विमा m और त्वरण की विमा T-2। तो यहाँ क्या जाएगा? mLT-2। क्या कहते हैं? फोर्स की डायमेंशन आ चुकी। तो फिर फॉर्मूला क्या था जरा फटाफट दिलाइए। इसको मैं इन शॉर्ट ऐसा लिख सकता था, 5 न्यूटन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इनटू डाइन। क्या कहते हैं? अच्छा, n1 की वैल्यू कितनी दी है? आंसर है n1 की वैल्यू दी गई है 5 और n2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट सिस्टम में अगर मैं डायमेंशन लिखना चाहूं तो आप क्या लिख पाएंगे? d1 इक्वल टू क्या कहते हैं? m1 l1 t1 की पावर -2। और सेकंड सिस्टम में लिखना चाहूं तो क्या होगा? m2 l2 t2 की पावर -2। यानी कि अगर डायमेंशन सेकंड सिस्टम में लिखना चाहूं तो क्या आएगा? m2 l2 t2 की पावर -2। अब फॉर्मूला लगा दीजिए इजीली। तो ये चेक करिए कि किस सिस्टम में दिया गया है। तो ये आपका दिया गया एसआई सिस्टम, यानी कि एसआई सिस्टम बेसिकली एम के सिस्टम होता था। इसका मतलब आपने लंबाई को यहाँ किसमें नापा है? मीटर में। द्रव्यमान को किसमें नापा है? किलोग्राम में। और समय को किसमें नापा है? सेकंड में। जबकि इसे चेक करिए, ये लिखा है सीजीएस सिस्टम में, यानी कि लंबाई को आपने सेंटीमीटर में, ये रहा ग्राम में, और ये रहा आपका सेकंड में।
तो आप बहुत आसानी से फॉर्मूला लगाकर इससे सॉल्व करने वाले हैं। फॉर्मूला बताइए क्या होता है? फॉर्मूला फटाफट फॉर्मूला आपके द्वारा कमेंट किया जाना चाहिए। तो आंसर फॉर्मूला बोले हैं n1 d1 इक्वल टू n2 d2। तो आपने लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा m1 n1 d1 is equal to n2 d2। तो n2 इक्वल टू क्या आएगा n1, इधर बोले m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। अब बहुत आसानी से करने वाले हैं, जरा a की वैल्यू निकालें। यहाँ n की पावर a है और इधर n की पावर कितनी है? आंसर 1 है। यहाँ पे l की पावर भी 1 है और t की पावर -2 है। तो आपने फटाफट पावर लिख देनी है बच्चों। n1 की वैल्यू पहले चेक करिए कितनी है 5। ओके 5 लिख दिया। इधर क्या आएगा m1 अपॉन m2 की पावर a यानी कि m की पावर इधर 1 है तो 1 हो जाएगी। L1 अपॉन L2 की पावर 1 और यहाँ T1 अपॉन T2 की पावर -2 क्या कहते हैं? अब बहुत आसानी से इनकी वैल्यू रखने वाले हैं। पहले सिस्टम में आपने मास को किलोग्राम में मेजर किया था और लंबाई को मीटर में मेजर किया था और टाइम को सेकंड में मेजर किया था। तो फर्स्ट सिस्टम की बात करें तो फटाफट वैल्यू रख सकते थे। फर्स्ट सिस्टम में मास को आपने किलोग्राम में और सेकंड सिस्टम में ग्राम में मेजर किया। अगर लेंथ की बात करें तो फर्स्ट सिस्टम में लेंथ को मीटर में और यहाँ क्या आएगा सेंटीमीटर में, यहाँ पर टाइम को सेकंड में और यहाँ पर भी सेकंड में। सेकंड से सेकंड क्या हो गया कैंसिल, तो 5 यहाँ पे क्या है ग्राम केजी अपॉन ग्राम और यहाँ पर मीटर अपॉन सेंटीमीटर। अभी आपको बताया गया था कि 1 केजी इक्वल टू क्या होता है 1000 ग्राम। और बच्चों अगर हम बात करें 1 मीटर की तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। आपने यहाँ फटाफट सारी वैल्यूज रखी, क्या आएगा 5, बहुत बढ़िया। यहाँ 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, ओके। यहाँ पर 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, इससे कैंसिल कितना आएगा 1000 और यहाँ कितना ये रहा, तो यानी 5 into 10⁵ आंसर आ चुका है। तो हाई हो पहला आपको एप्लीकेशन समझ आया होगा। भाई सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं बच्चों। टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन द वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि विभिन्न राशियों में आपस में क्या करना संबंध स्थापित करना। तो आइए विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कैसे करते हैं उन पे भी चर्चा हम करते हैं। ठीक, क्या होता है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। बच्चों की कंडीशन होती है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे तो उसका फार्मूला वेबी सूत्र से नहीं निकाला जा सकता है। आगे सीखिए आप। अभी मैं इसकी ड्रॉबैक बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। आइए उसे भी करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने लेता हूं और उसकी हेल्प से आप इन चीजों को समझ पाएंगे। तो मैंने लिखा है कि आपके पास किसी माध्यम में ध्वनि की चाल भी है। ओके, मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिख रहा हूं कि एक आपके पास माध्यम है जिसमें ध्वनि की चाल भी है और वो माध्यम की प्रत्यास्थता ई है और घनत्व डी पर निर्भर करती है। तो विमेय विधि द्वारा आपको ध्वनि की चाल का सूत्र स्थापित करना है। समझ पाए? नहीं समझ पाए? ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूं कि अगर किसी माध्यम में ध्वनि की चाल v है जो
उस माध्यम की प्रत्यास्थता E और घनत्व D पर निर्भर करती है, तो विमी विधि द्वारा ध्वनि के सूत्र का, ध्वनि के वेग का सूत्र क्या करना है, स्थापित करना है। ठीक, मैं क्वेश्चन लिख के ही देता हूं। यदि किसी माध्यम में, यदि किसी माध्यम में, यदि किसी माध्यम में ध्वनि का वेग v है, जो माध्यम की प्रत्यास्थता, जो माध्यम की प्रत्यास्थता E तथा घनत्व D पर निर्भर करता है, तो विमी विधि द्वारा ध्वनि के वेग का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक, आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। आइए मैं धीरे धीरे बताता हूँ कि इसे कैसे करते हैं। 2-3 स्टेप में करते हैं बच्चों। पहली बात तो आपको ये प्रत्यास्थता पता होनी चाहिए कि बेसिकली प्रत्यास्थता E की वैल्यू क्या होती है। यदि तो प्रत्यास्थता बहुत सारी पड़ी होगी, तो प्रत्यास्थता बराबर होता है डायरेक्ट आप बोलते हैं प्रतिबल बटे क्या, विकृति। प्रतिबल बटे क्या बच्चों, विकृति। अब प्रतिबल क्या होता है, तो आंसर है प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल, प्रतिबल इक्वल टू होता है बल बटे क्षेत्रफल, और विकृति होती है बच्चों अवस्था में होने वाला परिवर्तन, यानी लंबाई में होने वाली वृद्धि, लंबाई में ऐसे समझे होने वाली क्या वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, बटे ये लिखा मैंने प्रारंभिक लंबाई। ओके, आइए इन दोनों की पहले डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा, घनत्व का भी निकालना चाहिए, तो आप सब फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि घनत्व का विमी सूत्र क्या होगा और प्रत्यास्थता का विमी सूत्र क्या होगा। मैंने यहां लिख रखा है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। बच्चों, द्रव्यमान का विमी सूत्र होता है m और आयतन का l क्यूब, तो यानी कि ऊपर एडजस्ट करें तो m l की पावर -3 आएगा। ओके, तो यानी कि ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, प्रतिबल का क्या होगा, तो फोर्स की होती थी mLT-2 और क्षेत्रफल की L² एडजस्ट किया तो क्या आ गया, m आगे बोलिए L की पावर -1 T की पावर -2, और लंबाई में होने वाला चेंज L और प्रारंभिक लंबाई L, तो ये डायमेंशन ऐसा आएगा। आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस लगाने में आसानी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, आपने जिसका भी फॉर्मूला चाहिए उसे एक तरफ रखते हैं। तो ध्वनि की वेग का फॉर्मूला चाहिए था, उसको आपने एक साइड रखा, और वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, तो आंसर वो प्रत्यास्थता पर डिपेंड कर रहा था और वो घनत्व पर डिपेंड कर रहा था। पर कितने कितने टाइम्स बाद नहीं पता, तो मैंने ए और बी लिया। अब याद करें, जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं के, तो के ई की पावर ए डी की पावर बी। स्टेप नंबर 1 में यही करते हैं। क्या बोल रहा हूं, जिसका भी फॉर्मूला चाहिए उसको एक साइड, बाकी अदर क्वांटिटीज को एक साइड रखते हैं। दूसरी बात, दोनों बच्चों की विमी सूत्र लिखते हैं। तो आपने स्टेप नंबर 2 में क्या किया, दोनों पक्षों का विमी सूत्र लिखा। अगर आप दोनों पक्षों का विमी सूत्र लिखें
तो लिखने की कोशिश करिएगा। बच्चों वेलोसिटी की क्या होती है जरा बताना। तो m आगे l, वेलोसिटी की अगर हम डायमेंशन की बात करें तो हम यहाँ लिख रहे हैं m0 l1 और t की पावर -1। ओके, अगर कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है और प्रत्यास्थता का फॉर्मूला प्रतिबल के बराबर होगा, क्योंकि विकृति का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। यहाँ पर आपने क्या किया है, इधर लिखा है m l की पावर -1 t की पावर -2 की पावर कितना आएगा a, और घनत्व का क्या निकला था m l की पावर -3 m l की पावर -3 की पावर b। ओके, अब कुछ नहीं करना आपको, बस फटाफट पावर्स का आप मल्टीप्लाई करिए। पावर के ऊपर पावर, पावर का मल्टीप्लाई होगा, यानी m की पावर a आ जाएगा, l की पावर -a आ जाएगा, t की पावर -2a आ जाएगा। यहाँ की अगर हम बात करें तो m की पावर b आएगा, l की पावर -3 भी आएगा, और इधर क्या आ चुका है ध्यान दीजिए m l1 t -1। तो रिजल्ट क्या आने वाला है ध्यान दीजिए m l t -1, और यहाँ पर m लिखा हुआ है, इधर पे भी m। बच्चों मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती है, तो ऐड होकर क्या आएगी आप मुझे बताने की कोशिश करें। m a प्लस b, l की पावर माइनस का a माइनस का 3b, और t की पावर -2a। अब कुछ नहीं करना, स्टेप नंबर 1 में बताया गया था कि जिसका भी फॉर्मूला चाहिए उसको एक साइड और बाकी क्वांटिटीज को एक साइड, फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं k। फिर दूसरी दोनों पक्षों की आपको क्या लिखना था, विमी सूत्र। आपने दोनों पक्षों का विमी सूत्र लिखा है। अब बस पावर्स को कंपेयर करो, तो घातों की तुलना करने पर, घातों की क्या करने पर तुलना। अगर हम पावर्स को कंपेयर करें तो जरा चेक करके बताओ, यहाँ m की पावर क्या लिखा है a प्लस b, और इधर क्या लिखा है 0, तो a प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ l की पावर क्या लिखा है -a माइनस का 3b, और इधर क्या लिखा है बच्चों 1, वो भी लिखा। अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ लिखा माइनस का 2a और यहाँ पर -1, तो a इक्वल टू आ चुका है 1/2, और अगर a की वैल्यू यहाँ रख दी जाए तो b की वैल्यू आ चुकी है -1/2। क्या समझ पाया आप मेरी बात? नहीं समझ पाए। एक बार दोबारा मैं बताने की कोशिश करता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ a प्लस b इज इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू b इक्वल टू क्या आएगा -a, b इक्वल टू क्या आएगा b इक्वल टू -a, और a की वैल्यू क्या है 1/2। तो अब बस कुछ नहीं करना, इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो और आंसर आपका आ चुका है। क्या बताया, a व b का मान कहां रखने का, मान समीकरण एक में रखने पर। जैसे आप समीकरण एक में रखेंगे तो रिजल्ट क्या बनने वाला है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। तो अगर हम यहाँ समीकरण एक में रखें, क्या था समीकरण एक था v बराबर k e की पावर a और d की पावर b। तो क्या आएगा k e की पावर a की वैल्यू थी 1/2 और d की वैल्यू -1/2। सॉल्व करें तो k और पावर अगर माइनस की है बच्चों तो नीचे लिख रहे हैं तो प्लस की हो जाएगी। अब थोड़ा सा 1/2 का मतलब होता है रूट, तो यानी कि आ गया e/d। आई होप आपको ये दोनों इलस्ट्रेशन समझ आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।